हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, आज हमारा हिंदी का एक नया टॉपिक शुरू होता है जिसका नाम है संधि। तो आज हम संधि का टॉपिक करेंगे और ये कोई नया टॉपिक नहीं है आप लोगों के लिए। बहुत छोटी क्लास से आप इसको पढ़ते आ रहे हैं संधि को, लेकिन जिस तरीके से आपने पढ़ा है तो कई बार ये दिक्कत हो जाती है बच्चों को कि उनको काफ़ी दिनों तक वो समझ में नहीं रहता, आता नहीं कि भाई क्या पढ़ा था हमने। तो मैं कोशिश करूँगा थोड़ा सा अलग तरीके से आपको समझाने की कि ये संधि क्या है, उसके कितने भेद हैं, यहाँ से हम पढ़ते हैं ज़्यादातर तो। लेकिन मैं थोड़ा सा उससे पहले की बात बताऊँगा आपको, संधि से पहले की, कि संधि आई कहाँ से, क्यों आई ये। ठीक है, तो ये है संधि से पहले की कहानी, या कि क्या संधि का जन्म शब्दों के जन्म के साथ ही हुआ था, या ये कह लीजिए कि संधि की जो जरूरत है वो क्यों पड़ी है। संधि की जरूरत ही क्यों पड़ती है, कब पड़ी संधि की जरूरत, उससे पहले क्या होता था। ठीक है, तो जब हम उसके पीछे की कहानी को थोड़ा सा समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि संधि की जरूरत पड़ी क्यों, क्यों इसकी ये लानी पड़ी, हमारे व्याकरण में संधि आई कैसे आई है। तो एक तो ये है कि क्या संधि का जन्म शब्दों के जन्म के साथ ही हुआ था। तो संधि का जन्म शब्दों के जन्म के बाद हुआ था, उसके साथ नहीं हुआ था। पहले शब्द थे, वर्ण थे, संधि बाद में आई थी। व्यवहार में कुछ शब्द बोले गए, उन शब्दों के बोलने से बाद में फिर संधि का जन्म हुआ है। देखिए मैं एक उदाहरण देता हूं कि एक उदाहरण देखिए, क्या उदाहरण है कि मुख्य अध्यापक ने कहा सभी विद्यार्थी विद्यालय के पुस्तकालय में जाएं। जब संधि नहीं रही होगी तो अगर कोई मुख्य अध्यापक बच्चों को कहता है, विद्यार्थियों को कहता है कि वो पुस्तकालय में जाएं सभी बच्चे, तो कैसा रहा होगा कि मुख्य अध्यापक ने कहा सभी विद्यार्थी विद्यालय के पुस्तकालय में जाएं। अब ये वाक्य आपको थोड़ा सा अजीब लगता होगा, लेकिन ये संधि से पहले का है। ठीक है ना, संधि से पहले का, क्योंकि इसमें संधि नहीं की गई है। संधि की जरूरत क्यों पड़ी वो मैं आप इसको बताना की कोशिश करता हूं इसमें। तो इस तरीके से रहा होगा, और ये गलत नहीं है। मुख्य अध्यापक ये अलग अलग शब्द हैं। यहाँ पर विद्या अर्थी, ये भी विद्या का मतलब शिक्षा, अर्थी का मतलब चाहने वाला, विद्या का मतलब शिक्षा, आलय का मतलब घर विद्यालय, पुस्तक का मतलब पुस्तक और आलय का मतलब घर। तो ये सारी चीजें इनका अर्थ बनता है। ये एक सार्थक वाक्य है, ये आप समझ लीजिए, ये निरर्थक वाक्य नहीं है और ये गलत भी नहीं है। तो आज हम इसको दूसरे तरीके से पढ़ सकते हैं कि भाई मुख्य अध्यापक ने कहा सभी विद्यार्थी विद्यालय के पुस्तकालय में जाएं। इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं, मतलब हम इसको भी जोड़ देते हैं, इसको भी जोड़ देते हैं, इसको भी जोड़ देते हैं और इसको भी जोड़ देते हैं, इनको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे कि संधि की फिर आवश्यकता क्यों पड़ी है। जब हम ऊपर के उदाहरण को पढ़ते हैं तो कुछ शब्दों को हम चाहकर भी अलग नहीं कर पाते, या यूं कहें कि वे शब्द या उन शब्दों में प्रयोग हुए वर्ण इतने पास होते हैं कि वे आपस में जुड़कर एक नया शब्द बना लेते हैं, जिससे बोलने व लिखने में आसानी होती है और समय भी कम लगता है। क्या बताया कि जब हम इसको वाक्य को पढ़ते हैं, ऊपर के वाक्य को, तो कुछ शब्द इतने नजदीक होते हैं, या शब्दों में प्रयोग हुए वर्ण इतने नजदीक होते हैं कि हम उनको अलग नहीं कर सकते, चाहकर भी अलग नहीं करते, वो अपने आप नजदीक आ जाते हैं। ठीक है, तो अपने आप इतने नजदीक हो जाते हैं कि हम उनको अलग नहीं कर पाते, और वो अपने जुड़कर एक परिवर्तन कर देते हैं, और उसी परिवर्तन के कारण जो है उसमें एक लिखने में भी आसानी होती है और पढ़ने में भी आसानी होती है। तो आसान चीज़ की कोशिश करते ही हैं, लिखने में भी पढ़ने में भी। तो हर एक भाषा की ये कोशिश होती है कि अर्थ वही रहता रहे,
बना रहे और लिखने में कम समय लगे, बोलने में कम समय लगे, और संधि उसी का एक नाम है। अब देखिए वो शब्द कौन कौन से हैं, जैसे मुख्य अध्यापक, ये अलग अलग शब्द हैं। अब यहाँ पे इसको जोड़ दिया, मुख्य अध्यापक बन गए ये। इसमें क्या जुड़ा, ए और ए जुड़ गया, वर्ण जुड़े, ए और ए वर्ण जुड़े, और परिवर्तन क्या हुआ, आ का परिवर्तन हुआ, आ बन गया। उसी प्रकार से विद्यार्थी, दो ये शब्द हैं ये, इनमें जब हम बोलते हैं विद्यार्थी, तो एक विद्यार्थी अपने आप शब्द बन जाता है, विद्यार्थी। इतने नजदीक होते हैं, आप बोल के देखिए 2-3 बार, जब उसको विद्यार्थी को बोलोगे तो वो इतने क्लोज हो जाते हैं कि हम उनको विद्यार्थी ही बोलने लग जाते हैं। जैसे एक मैं थोड़ा सा उदाहरण बताता हूँ आपको, जैसे कि एक आप ऐसे बोलोगे गिनती 1 2 1 2 1 2, तो आप पहले 1 बोल रहे हैं फिर 2 बोल रहे हैं, लेकिन जब आप 1-2 मिनट बोलोगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि भाई आप पहले 1 बोल रहे हैं, आपको ये भी लगेगा कि आप पहले 2 बोल रहे हैं। जैसे 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1, मतलब ऐसे हो जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कौन आगे है और कौन पीछे है। जैसे राम 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 राम, राम को बार बार बोलेंगे तो मरा मरा की आवाज़ भी आएगी। तो उसी प्रकार से जब हम पुस्तकालय को पुस्तकालय, तो पुस्तकालय अपने आप बन जाता है। ठीक है, तो ये नेचुरल अपने आप जो बनी हुई चीज़ें हैं वही फिर व्याकरण में स्थान हुआ उसका, व्याकरण में उसी को हम संधि बोलते हैं। ठीक है ना, तो संधि अचानक कहीं से आई नहीं, व्यवहार में शब्दों को बोला गया, वाक्यों को बोला गया, और उसके बाद फिर जो परिवर्तन देखा गया उसी के बाद संधि का निर्माण होता है। तो प्यारे बच्चे, ये आप ये मत समझना कि संधि पहले से ही व्याकरण, जो संधि बहुत पहले से ही एक भाषा के साथ ही आई है। भाषा के साथ व्याकरण नहीं आई, व्याकरण बहुत बाद में आई है। भाषा बहुत पहले आई है, व्याकरण बाद में आई है, और उसी प्रकार से संधि भी बहुत बाद में आई है। जब लोगों को लगा कि भाई इन शब्दों को हम इकट्ठा करके बोल सकते हैं, तो उन्होंने बोलना शुरू किया और उसी को संधि बोलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो उसी प्रकार से विद्यालय, तो ये परिवर्तन, ये 2 वर्ण आपस में जुड़ गए और ये परिवर्तन ये हुआ। तो अब आप वो परिभाषा अपने आप बना सकते हैं। क्या कि मैंने जो चीजें अब तक बताई आपको, उसी के आधार पर परिभाषा मैं आपको बताऊंगा नहीं, रटाऊंगा नहीं, आप खुद बनाएंगे कि क्या परिभाषा, तो भाई 2 निकटवर्ती वर्णों के जुड़ने से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। भाई यहाँ पर विद्यार्थी जब हम बोलते हैं बार बार, तो इसका आ और इसका ए इतने क्लोज हो जाते हैं कि वो आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो 2 निकटवर्ती वर्ण है, एक ये आ और ये ए। चलो मैं अब थोड़ा सा और क्लोज दिखाता हूँ, ये आ और ये ए। तो 2 निकटवर्ती का मतलब बिल्कुल नजदीक वर्णों के जुड़ने से उनमें जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन हो जाता है इसमें, इसका आ और इसका ए मिलके क्या बन जाता है, आ बन जाता है। तो उसी को संधि बोलते हैं। तो ये संधि की परिभाषा आपने रटनी नहीं, आपने समझी है, आपने खुद बनाई है ये परिभाषा कि 2 निकटवर्ती वर्णों के जुड़ने से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, तो इस परिभाषा में कुछ बातें छुपी हुई हैं, और तो ज़्यादा खोल के हम इसको बताते हैं। इस परिभाषा को जो हमने बनाई है उसी परिभाषा को हम थोड़ा सा और खोल के बताते हैं। क्या होता है कि संधि में वर्ण जुड़ते हैं। भाई वर्ण है आपस में, विद्यार्थी, पुस्तकालय, इस पुस्तक का क वर्ण है इसमें और इसका आ है, पुस्तकालय। जब आप वर्ण विच्छेद करोगे इसका, तब प प्लस में उ प्लस में स प्लस में त प्लस में ए प्लस में क प्लस में अ, ऐसे बनेगा, बाद में ए बचेगा। तो इसका ए और इसका आ। ठीक है, तो पहली बात तो क्या है कि संधि में वर्ण जुड़ते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा है, जो वर्ण जुड़ते हैं उनके बीच में कोई और वर्ण नहीं होता, इसलिए हम उनको निकटवर्ती वर्ण बोलते हैं। मतलब जैसे ये वर्ण है, एक ये वर्ण है, तो इनके बीच में कोई वर्ण नहीं होगा, उसी को निकटवर्ती बोलते हैं। जैसे ये इस आ और ए, इनके बीच में कोई वर्ण नहीं है, तभी ये जुड़ पाए हैं। दूसरी कंडीशन ये है। उसके बाद में क्या है कि वर्णों के जुड़ने से उनमें कुछ न कुछ परिवर्तन या चेंज जरूर होता है। तो संधि में वर्ण जुड़ते हैं,
वो वर्ण जुड़ते हैं जो बिल्कुल पास होते हैं, अलग अलग शब्दों के होते हैं वो, और जुड़ने से उनमें कोई ना कोई परिवर्तन जरूर होता है। अब हम एक थोड़ा सा प्रोसीजर समझ लेते हैं कि संधि होती कैसे है। संधि बनने का जो प्रोसीजर है वो कैसे होता है। संधि का मतलब जोड़ ही होता है, कि वो जुड़ने का जो प्रोसीजर है वो कैसे होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि ट्रैक्टर और ट्रॉली को हम जोड़ते हैं, ट्रॉली को जोड़ते हैं, तो ट्रैक्टर का जो पिछला हिस्सा होता है और ट्रॉली का अगला हिस्सा होता है, इन दोनों को हम जोड़ते हैं। लेकिन आप देखो, ध्यान दीजिए इस बात पे कि हम दो पुर्जे जोड़ रहे होते हैं। ट्रैक्टर का एक हुक है, एक ट्रॉली का हुक है, उन दोनों हुकों को हम जोड़ते हैं, लेकिन हमें लगता है कि पूरा ट्रैक्टर और पूरी ट्रॉली जुड़ चुकी है। तो ध्यान दीजिए कि जुड़े क्या हैं, दो हुक जुड़े हैं, और जुड़ा हुआ दिखाई क्या देता है, पूरा ट्रैक्टर ट्रॉली देता है। वही बात यहाँ पर संधि पे होती है कि ट्रैक्टर और ट्रॉली को जोड़ते हैं तो वर्ण जब जुड़ते हैं संधि में, लेकिन हमें शब्द जुड़ते हुए दिखाई देते हैं, जबकि शब्द नहीं जुड़ते। भाई वर्ण जुड़ेंगे तो शब्द अपने आप जुड़ते हुए दिखाई देंगे, लेकिन परिवर्तन, चेंज जो चीज होती है, सारा सब कुछ परिवर्तन होता है वो वर्णों में ही होता है। जैसे ट्रैक्टर और ट्रॉली को जोड़ते हैं तो ट्रैक्टर और ट्रॉली के हुक जुड़ते हैं, लेकिन जुड़े हुए वो दोनों दिखाई देते हैं। जैसे ये ट्रैक्टर मान लीजिए, ट्रॉली मान लीजिए, तो हमने इनको जोड़ा है यहाँ पे इस हुक के द्वारा, तो ये ऐसा लगेगा कि ट्रैक्टर ट्रॉली जुड़ गए हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से जैसे विद्या और आलय जुड़ते हैं तो विद्या का अंतिम वर्ण आ, जैसे विद्या का वर्ण अंतिम वर्ण, यहाँ पर इसका वर्ण विच्छेद किया मैंने, व प्लस में ई प्लस में द प्लस में य प्लस में आ, तो विद्या का बाद में क्या बचा, आ, और आलय का शुरुआत का आ, और आलय जो है उसका शुरुआत का आ। तो ये परिवर्तन किस में हुआ है, देखिए इस आ में हुआ है और इस आ में हुआ है। ठीक है ना, विद्या इस आ में हुआ है और इस आ में हुआ है। अब देखिए वह, इसको और इसको ध्यान से देखिए, प्लस में ई, इसको कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, उसको हम जो कहते हुए लिखेंगे द में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, प्लस में ये में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब इसके आ में और इसके आ में परिवर्तन हुआ है, तो आ और आ मिलके आ ही बनते हैं, ये एक नियम है, आ लगा दिया हमने का डंडा, और इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस प्रकार से विद्या प्लस में आलय, ये विद्यालय बन गया। ठीक है ना, तो जो इसका पहले पद का शब्द का अंतिम वर्ण और बाद वाले का पहला, ये जुड़ते हैं और इसी में परिवर्तन होता है, जो संधि होती है वहीं पे होती है। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो अब हम आते हैं कि भाई संधि के प्रकार, जहां से आप मोस्टली पढ़ना शुरू करते हैं कि संधि के 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार की संधि होती है। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, और नंबर 3 विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होता है, स्वरों का स्वरों के साथ ही मेल होता है। जैसे विद्या प्लस में आलय, यहाँ पर भी स्वर है, यहाँ पर भी स्वर है, तो उसको हम स्वर संधि कहेंगे। व्यंजन संधि, जब स्वरों का व्यंजनों के साथ, व्यंजनों का स्वरों के साथ, या व्यंजनों का व्यंजनों के साथ आपस में मेल होता है, तो उसको व्यंजन संधि बोलते हैं। जैसे वाक प्लस में ईस, अब यहाँ पर ये हलंत लगने से इसका ए तो खत्म हो गया, अब इसका वर्ण विच्छेद क्या बनेगा, व प्लस में आ प्लस में क, तो क बचता है, मतलब ये व्यंजन है, व्यंजन प्लस में स्वर का ये नियम बनता है, तो यहाँ पर व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि, विसर्ग का स्वरों के साथ मेल होता है और विसर्ग का व्यंजनों के साथ में, इसकी 2 कंडीशनें होती हैं। तो उसको जैसे नम है जमा में कार, नम है बाद में यहाँ विसर्ग है, और ये कार, ये जो व्यंजन है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों कि आपको ये थोड़ा सा तरीका अच्छा लगा होगा। अगर तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि भाई आपको ये कैसा लगा। ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा कि क्या कमी रह गई है या क्या गुंजाइश है, उसको और ठीक किया जा सके। और अच्छा लगा हो तो मैं उसको इससे फिर आगे ये इसके भेद पढ़ेंगे हम, स्वर संधि के, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, स्वर संधि आगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो आपके प्यारे उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।